कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जल्दी से आ जाइए। वितान भाग 2। कितने चैप्टर हैं पता है आप लोगों को? 3 चैप्टर है इसमें। कितने हैं? 3। नंबर 1 सिल्वर वेडिंग। नंबर 2 जूझ, जिसका अर्थ संघर्ष होता है। नंबर 3 अतीत में दबे पांव। मनोहर श्याम जोशी, आनंद यादव और ओम थानवी। याद है कुछ थोड़ा बहुत? आ जाए जल्दी से। तो पहला चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। अब सिल्वर वेडिंग क्या है? नाम से पता चल रहा है मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखित कहानी है। सिल्वर वेडिंग यानी शादी की 25वीं सालगिरह। प्रमुख पात्र वाई.डी. पंत, यशोधर बाबू पंत, जो एक ऐसी कहानी है जो वाई.डी. पंत काफ़ी बार कहते हैं इस कहानी में। इसमें 2 जुमले हैं, एक तो जो हुआ होगा, एक समहाउ इम्प्रॉपर। 2 जुमले इस कहानी के, जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर। इन दोनों जुमले पर यह कहानी चलती है। किसंदा, ठीक है, जो अपने वाई.डी. पंत है उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। लेकिन जो वाई.डी. पंत प्रमुख पात्र, उसके 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। पुत्री का तो कहना है क्या, प्रत्येक जो भी वर आता देखने के लिए उसे ठुकरा देती और फिर गुस्से में बोलती कि मैं भी अमेरिका चली जाऊंगी, जैसे छोटा भाई गया है। ठीक है। एक बड़ा भाई है, बड़ा बेटा है भूषण, जो विज्ञापन कंपनी में काम करता है, जो 1500 रुपये माहवार प्राप्त होता है, लेकिन वो भी समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। उसी ने 25 शादी की सालगिरह बनाने का डिसीजन लिया था, वही खर्चा उठाता है पूरा। एक है जो IAS की तैयारी कर रहा है, और तीसरा है जो वो डॉक्टर की उपाधि, डॉक्टर करने के लिए अमेरिका गया हुआ है स्कॉलरशिप लेकर के। ऐसे कहानी चलती है। इसमें एक चड्डा भी आता है, पतली लंबी चौड़ी चौड़ी मोहरी वाला, ऊंची सैंडल वाला व्यक्ति, जो इसका मजाक उड़ाता है। वॉच को उसकी शादी में मिली सालगिरह, 1947 स्वतंत्रता की वर्ष शादी होती है, तो उसको चूहेदानी कहता है। वो कहता है पार्टी सार्टी कर लो, आज तो तुम्हारी शादी की सालगिरह है। तो वो 30 रुपये देकर ये चले जाते हैं वहाँ। पहले 10 रुपये देते हैं, फिर स्टार्ट होती है कि लाल फीते की जो फाइल है वो बंद करके जैसे जाते हैं तो ऑफिस की घड़ी में 5:25 बजे होते हैं, और वैसे 5:30। उनकी घड़ी सही थी क्योंकि वो रोज़ाना रेडियो से मिलाते थे। अब वो काफ़ी बार क्या होता है कि फ्रिज चलाना पसंद नहीं करते, स्कूटर की सवारी उन्हें बेहदा नहीं आती लगती है, और साइकिल से उनको बच्चों को ले जाना बच्चों को पसंद नहीं आता है। और पत्नी है तो वो भी आधुनिक जीवन की ओर मुड़ चुकी थी। बगैर बाँ का ब्लाउज पहनना, बालों में खिंचाव लगाना, ऊंची एड़ी की सैंडल पहनना, जो वाई.डी. पंत को अच्छा नहीं लगता था। बूढ़े मुँह मुआ से, लोग देखे तमाशे, ऐसे कह के उनको चिढ़ाता था। ठीक है। इस प्रकार से तो फिर इन्होंने जैसे 5:30 छुट्टी होती और ये 8 सवा 8 बजे तक घर पहुंचते। तो ऐसी कहानी है जो सामाजिक मूल्यों में एक बड़े लोगों को, जो बड़े लोग होते हैं, उम्र व्यक्ति होते हैं, उनका, इनके जो बेटे होते हैं 3 और बेटियां होती हैं, वो मान सम्मान नहीं करती हैं। तो थोड़ा सा यही कहानी है। अच्छे से जो मैंने बताया सेम चीज़ें मैंने लिखा है, लेकिन इसमें मैंने है ना कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किया है ये। ठीक है। ये चीज़ें आप लोग एक बार थोड़ा सा अच्छे से इनको पढ़ना। एक बार चड्डा आ गया, असिस्टेंट ग्रेड में आया चड्डा, समहाउ इम्प्रॉपर, चुनेदानी कहा, उसकी घड़ी को शादी मिली जो। ठीक है। वो किशनदा को, जो किशनदा थे ना, जो दिल्ली में जब पहली बार वाई.डी. पंत आए थे तब उनकी उम्र सरकार नौकरी वाली नहीं थी, तो किशनदा ने उनको एक रसोई की नौकरी दी थी और 50 रुपये उधार भी दिए थे कि कपड़े सिलवा ले और घर भी भेज देना। तो ऐसा इंसान अब कहाँ मिलता है। उनके किशनदा कुंवारे थे। मृत्यु कैसी हुई जो हुआ होगा इस पर निर्भर करती है। अब चड्डा कहता है कि बड़े बाबू एक जापानी घड़ी ले लो, अब तो बहुत सस्ती हो गई है। ठीक है। अब वाई.डी. पंत की बात करें तो रेमजे स्कूल में उन्होंने पढ़ा था। यशोधर बाबू ने मैट्रिक परीक्षा पास की थी यहाँ से, याद रखना थोड़ा सा।
किशन दा कुंवारे थे, दिल्ली में सबसे पहले आए सरकारी नौकरी के लिए, तब उसकी उम्र भी नहीं हुई थी। बॉय सर्विस की उसे नौकरी दे दी थी किशन दा ने। मैस का रसोईया बनाकर रखा। यशोधर बाबू को 50 रुपये उधार दिए कपड़े बनाने के लिए और गांव भेजने के लिए। किशन दा ने अपने ही नीचे उसे नौकरी भी दिलवा दी थी बाद में, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा था। उनकी शादी कब हुई थी, मैंने पूछा था, तब उन्होंने बताया कि 6 फरवरी 1947 यानी स्वतंत्रता के वर्ष हुई थी। मैंने ने कहा आपको आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है। फिर चड्डा कहता है कि आज तो चपरासी, चड्डा ने घंटी बजाई, चपरासी को बुलाया कि भगवान दास इधर आ, पार्टी साटी चाय पानी का खर्चा ले जा बाबूजी से। तो उन्होंने पहले 10 का नोट निकाला। वैसे उनका खर्च नगण्य था, लेकिन फिर भी वो 150-200 रुपये अपने पर्स में रखा करते थे वाई.डी. पंत साहब। फिर 20 रुपये और दिए, ऐसे 30 रुपये हो गए। उन्होंने कहा तुम ही करो। देखो 100-150 रुपये हमेशा रखते थे, उनका दैनिक खर्च नगण्य था। फिर वो पार्टी में शामिल नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि एनिवर्सरी मनाना तो अंग्रेज़ों के चौचले हैं। गोल मार्केट की उसे याद आती है, सेक्रेटरीट की। पहले साइकिल से आते जाते, अब इधर पैदल आने जाने लगे, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं। उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बच्चों के अनुसार साइकिल चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले आए, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर नेहायत बेहुदा सवारी लगती थी। ठीक है, और कार अफोर्ड करने नहीं की जा सकती, तो उसकी बात सोचना ही बेकार था। बड़े बाबू ने 10-10 के 2 नोट और दे दिए। ठीक है, इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते रोज बिरला मंदिर और उन्हें उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने और स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की एक नई रीत अपना ली। क्योंकि घर जाता तो बेटे और बीवियाँ उनकी बात, बीवी एक ही होती, बीवियाँ नहीं, एक ही बीवी होती है इंसान की। तो वाई.डी. पंत की भी एक बीवी थी, बेटे उनकी बात नहीं सुनते थे। आगे बात करें तो बिरला मंदिर में उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते, वहाँ सब्जी खरीदते वो। ठीक है, दफ्तर में भले ही वो 5 बजे छूटते, लेकिन घर हमेशा 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, जिस पर इन दिनों 6 मंजिला की इमारत बनी हुई थी। DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टर की जगह ऊंची इमारत बना रहे हैं। उन्हें एंड्रयूज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर आई, कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सोचते कि बेटे नौकरी लग जाएंगे, उनको मिल जाएगा, तो क्यों खरीदना ये सब चीज़ें, इसलिए। ठीक है, यह तो सच है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगता, और इसी वजह से वह जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन नौकरी मिल गई थी। यद्यपि संभव यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती थी। कहने का मतलब क्या हुआ इसका? कहने का मतलब ये हो गया बेटा यहाँ पे कि BA पास, सेकंड क्लास लड़का, और इसको इतनी अच्छी सैलरी कैसे मिल रही है। तो बात तो कुछ हद तक सही भी थी, लेकिन अब अपने बेटे को इतनी अच्छी सैलरी मिले तो वो बात थोड़ा खटकती भी है। वह कहते हैं कि 1,500 रुपये तो हमें रिटायरमेंट के समय पर मिल रहा है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेंच होगा, जरूर कुछ गड़बड़ होगी। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS तैयारी करने गया था। पहली बार हो गया था, लेकिन एक अच्छी रैंक नहीं आई थी, एलाइड सर्विसेज, पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन किया। यशोधर बाबू को ये भी संभव इम्प्रॉपर लगता है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेके अमेरिका चला गया था। ये सब मैं बता चुका हूँ, आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। ये कहते अपनी पत्नी को सानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा, या बूढ़ी मुहे मुँह से लोग देखे लोग करे तमाशे, ये सब कहते थे। ठीक है, ये चीज़ें एक बार पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है, ये जो मैंने जो हाईलाइट किया है ना, इन शब्दों को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है, वो हम लोग देख लेते हैं। आ जाइए सभी स्टूडेंट्स एक बार।
ये सिल्वर वेडिंग है ना, ये कहानी बहुत अच्छी है, पढ़ोगे तो ऐसा करेगा मन पूरा करने की सोचोगे आप इसे। समाप्त होती है। अभी कुछ क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे, यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो अच्छे से जल्दी से बताइए। जो मैंने समझाया है ना बस वही लिखा है इस कहानी में, बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा सब्र से, धैर्य से आप लोगों को इस कहानी को पूरी पढ़ना है, ठीक है। अब बताइए जल्दी से, यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? हाँ, कितने कमरे थे? 2। यशोधर बाबू के कितनी संतान थी, बताओ कितनी संतान थी यशोधर बाबू की? नहीं बेटा 3 नहीं थे, 2 थे। बताइए जल्दी जल्दी से, फटाफट बताइए अब। 4, 3 बेटे 3 पुत्र मतलब, और 1 पुत्री, ठीक है। पहला बेटा भूषण विज्ञापन कंपनी में काम, दूसरा आईएएस की तैयारी, और तीसरा डॉक्टर की करने चला गया स्कूल से। पुत्री विवाह के नहीं कर रही थी, किसी वर्ग को, प्रत्येक वर्ग को ठुकरा रही थी, और दोस्त जमाती कि मैं भी अमेरिका चली जाऊंगी। यशोधर बाबू कौन से पद पर नियुक्त थे? सेक्शन ऑफिसर थे, याद रखना। यशोधर पंत को चड्डा की कौन सी बात समहाउ इम्प्रॉपर लगती? चौड़ी मोहरी वाली पतलून, ऊंची अड्डी के जूते, उपयुक्त दोनों। यशोधर बाबू को कौन सी गाड़ी की सवारी निहायत बेहुदा लगती थी? स्कूटर। यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग का प्रबंध किसने किया? बड़े बेटे भूषण ने। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती थी? आधुनिकता का, अपनों बच्चों का, सॉरी। सिल्वर वेडिंग लंबी कहानी के लेखक कौन है? ये ध्यान रखना सीवीटी के लिए, मनोहर श्याम जोशी, याद रखना बेटा, अच्छा सवाल है। यशोधर पंत का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई के लिए कहाँ चला गया था? अमेरिका, स्कॉलरशिप लेके। यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपये मासिक मिलता था? 1500, जो यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। इस कहानी में यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ? सिल्वर वेडिंग नाम से पता चल रहा है, 25वीं। यशोधर के जियाजी का क्या नाम था? जनार्दन जोशी, याद रखना, अच्छा सवाल बनता है ये। यशोधर पंत का तकिया कलाम वाक्यांश क्या था? जो हुआ होगा, समहाउ इम्प्रॉपर। यशोधर का पूरा नाम क्या था? वाई.डी. पंत, कहीं है क्या? वाई.डी. पंत, ये रहा, ठीक है। ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है आप लोगों को। यशोधर पंत के बड़े लड़के का क्या नाम था? भूषण। यशोधर बाबू जुड़े हुए थे पुरानी परंपरा से, किशनदा की पद चिन्हों पर चल रहे थे। यशोधर बाबू का दूसरा बेटा क्या करता था? दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी, पहला विज्ञापन कंपनी में नौकरी, दूसरा आईएएस की तैयारी, तीसरा डॉक्टरी करने के लिए अमेरिका स्कॉलरशिप लेकर चला गया था। यशोधर पंत का बड़ा लड़का क्या करता था? विज्ञापन कंपनी में नौकरी, भूषण। सिल्वर वेडिंग कहानी केंद्र बिंदु का नाम क्या है? यशोधर बाबू। यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? किशनदा को, जिन्होंने दिल्ली में उसे रसोइयों की नौकरी दी थी, 50 रुपये उधार दिए थे और अपने नीचे बाद में नौकरी लगवा ली। किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते? बाहू। सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? दूध लाने की बात। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? ऊनी ड्रेसिंग गाउन। ये तो थोड़ा अच्छा था, लगा उनको। जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी, ये रहा। यशोधर पंत अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम किससे मिलाते? रेडियो से। यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? सादगीपूर्ण। यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? अलगाव भरा, अलग थे बिल्कुल, सारे अलग अलग रास्ते वाले थे। अब देखो ये आते हैं हमारे, ये सवाल पूछे, ये तो नहीं, ये तो मैं तुम्हें किस लिए करवा रहा हूँ कि इनसे क्या होता है कि ये जो सवाल आ रहे हैं लेटर राइटिंग वाले, ये तुम आसानी से कर सको, बस इसलिए। देखो, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? सही ढंग से देखना अच्छे से।
और समय के अनुसार हमें बदलना भी चाहिए। समय के उनकी पत्नी बदल चुकी थी, लेकिन वो नहीं बदल रहे थे, इसलिए थोड़ा पीछे रह गए थे वो। यशोधर बाबू और उनकी पत्नी में कुछ वैचारिक मतभेद दिखाई देता है। यशोधर की पत्नी को गांव से दिल्ली आने पर मूल संस्कारों के अनुसार जीवन जीना पड़ा था। बाद में बच्चे बड़े हो गए तो उनकी तरफदारी करने लगी और बेटी उन्हें समय के अनुसार आधुनिक मोम बनाने का प्रयास किया, और उन्होंने भी वैसे ही किया जैसे उन्हें समय के अनुसार बनाया जा रहा था। जैसे सिल्वर वेडिंग पार्टी के अवसर पर तो उसने होठों पर लाली और बालों में खिजाव, मेहंदी लगाना, कलर लगाना कहते हैं ना, लगा लिया था। बिना बाह का ब्लाउज पहन रखा था एवं सिर पर पल्लू नहीं रखा था। इस तरह यशोधर की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू किसंदा के मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं, इसलिए वे समाज के अनुसार नहीं ढले, अर्थात वे पुराने ख्यालों में जीना ही उन्हें पसंद था। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को भी, समय के अनुसार आपको बदलना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत पीछे रह जाओगे बेटा। पाठ में जो हुआ होगा वाक्यांश आपकी कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं। पाठ में कितनी जो हुआ होगा, एक तो किसंदा की मृत्यु आई, बहुत अच्छी। जो हुआ होगा में यथा स्थितिवाद अर्थात ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है। प्रस्तुत कहानी में जब किसी जाति भाई ने यशोधर से गांव में हुई किसंदा की मृत्यु का कारण पूछा तो यशोधर ने जवाब दिया जो हुआ होगा। इसका अर्थ है कि पता नहीं किस कारण उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि कुंवारे थे बेचारे, क्योंकि किसंदा अविवाहित थे, इसलिए उनकी मृत्यु को लेकर किसी को भी यह जानने की जरूरत नहीं की। दूसरी बार जो हुआ वाक्य में बाल बच्चों का न होना, घर परिवार का न होना और रिटायर होकर गांव के एक कोने में बैठकर व्यवस्थापूर्ण जीवन यापन करने के अर्थ में व्यक्त हुआ है। तीसरी बार जो हुआ होगा कहानी के अंत में अपने बेटे के बुआ के लिए रुपये न देने पर उपेक्षापूर्ण व्यवहार तथा पत्नी की उदासीनता से यशोधर बाबू को अपनी उपेक्षा का बोध हुआ। तब यशोधर बाबू स्वयं को किसंदा की तरह उपेक्षित मानने लगा तथा कहने लगा कि किसंदा की मौत जो हुआ होगा से हुई होगी, अर्थात इस तरह की उपेक्षा मिलने से हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम क्या होता है कि कोई भी बात कहे उस वाक्य का प्रयोग करते थे। इस वाक्यांश में उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है। देखो, प्रस्तुत कहानी में समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग बहुत बार हुआ है। यह यशोधर बाबू का तकिया कलाम है, क्योंकि उन्हें हर स्थिति अनिर्णय की स्थिति लगती है। प्रस्तुत कहानी के अनुसार समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति का भाव है तथा इसका संबंध यशोधर बाबू के व्यवहार से है। वह पुराने ख्यालों से चिपका हुआ व्यक्ति है। इस कारण नए जमाने के साथ तालमेल न बिठा पाने से वह कुछ असंतुष्ट होने पर समहाउ इम्प्रॉपर कहता है, क्योंकि उसे किसंदा की हर बात का सदा ध्यान रहता है। घर में भी पत्नी और बच्चों के साथ वह इसी कारण समुचित तालमेल नहीं बिठा पाता। इस प्रकार यशोधर बाबू द्वारा बार बार प्रयुक्त समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश उनके भीतर के द्वंद्व को व्यक्त करता है। याद रखना इसको। लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि नए युग के अनुसार नए परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए जीवन जीना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करोगे ना, समय के अनुसार इंसान नहीं बदलता तो बहुत पिछड़ जाएगा और बहुत पीछे ही रह जाएगा वो। आपको ऐसा नहीं करना है। जमाने के हिसाब से यशोधर बाबू की तरह समहाउ इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? आपको अपने अनुसार बदलना है, आपको अपने अनुसार बताना है। ठीक है, यशोधर बाबू का जीवन किसंदा के व्यक्तित्व से पूरी तरह प्रभावित है। वे अपना जीवन किसंदा के आदर्शों पर ही चलाते हैं। यशोधर एक प्रकार से किसंदा के आज्ञाकारी शिष्य थे। यशोधर बाबू की तरह ही मेरे जीवन को दिशा देने में मेरे बड़े भाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप अपने अनुसार अपना लिख देना, यहाँ पे कोई जरूर नहीं है ज्यों का त्यों लिखो, ये विचारणीय है। निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे या कहेंगे और क्यों? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति। ये अच्छा सवाल है, ये पूछा जा सकता है बेटा। ये क्यों? क्योंकि बड़ों का मान सम्मान नहीं करना,
पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, तीनों अच्छे हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू के बच्चे और पत्नियां नए विचारों में जीने वाले मानवीय मूल्यों को उतना महत्व नहीं देते हैं। वे रिश्तेदारी, सामाजिक कर्तव्य, भाईचारा, बुजुर्गों का सम्मान आदि पर कम ही ध्यान देते हैं। उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। यशोधर के बच्चों पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। इस कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी का अंतराल व्यंजित करता है। यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं एवं किसंदा के आदर्शों को अपनाते हैं, परंतु उनके बेटे बेटी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित रहते हैं। उनकी बेटी जींस, बिना बाका टॉप आदि पहनती है। पत्नी भी नए जमाने के हिसाब से होठों पर लाली, बालों में खिजाब, ऊंची हील वाली सैंडल पहनकर मोड़ बनने का प्रयास कर रही है। इस कारण यशोधर बाबू अपने परिवार से कटे रहते हैं। अतः प्रस्तुत कहानी मूल संवेदना के रूप में पीढ़ी के अंतराल का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने का क्या, देखो आजकल की बातें बुजुर्गों को बहुत कम अच्छी लगती है, क्योंकि वो जैसे पहले रहते थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। कुछ लोग समय के अनुसार बदल गए हैं और कुछ नहीं बदले हैं। तो आप ये विचारणीय है, आप अपने अपने हिसाब से इसको आंसर लिख लेना। तो ये होता है हमारा जो चैप्टर है। इसमें कुछ और एक क्वेश्चन और है कि यशोधर बाबू के विचार में पूरी तरह से पुराने और वे सहानुभूति के पात्र हैं। ये तो देखो, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इनका आंसर, ठीक है। तीनों का आंसर अपने अकॉर्डिंग लिखना है इनको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिल्वर वेडिंग कहानी। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, देखो यदि आप चाहते हैं कि आप 12th में 95% से अधिक अंक लाएं, तो आप क्या करेंगे। जैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ाया सिल्वर वेडिंग आप लोगों को, इसको कम से कम बता रहा हूँ मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। यदि आपको इतने नंबर प्राप्त करने हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में या हिंदी में नहीं, कम से कम आप लोगों को इसे 10 बार पढ़ना है। 10 बार पढ़ना है कम से कम, बस 10 बार पढ़ो। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से देंगे और कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। ये तो बात होगी क्लास 12th की, लेकिन आपका जो कैरियर है जो डिसाइड करता है वो किस पर डिसाइड करता है, CUET के एग्जाम पर। जो इस कूपन कोड का प्रयोग करके आप महापैक ज्वाइन कर लो बेटा। ये ऐसा पैक है जो आप लोगों को हम लोग आपकी यूनिवर्सिटी में छोड़ कर आते हैं। उम्मीद करता हूँ सिल्वर वेडिंग वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगे पर कमेंट करके बताइए जल्दी से फटाफट।